इसके अलावा 7 से 10 लाख आय पर 10% ये टैक्स रहेगा। तो वही डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग की बात की जाए तो इसमें इंडस्ट्री को टैक्स में छूट दी गई है। और नई कर व्यवस्था की बात की जाए तो 3 लाख तक देखिए कर मुक्त अब रहेंगे। और एनपीएस में निवेश से मिलने वाली छूट की सीमा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और जैसा कि जिक्र भी किया जा रहा था, महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए तो सभी के लिए पिटारा यहाँ पर खुला है। और जो सहयोगी दलों की बात की जाए तो उनके लिए भी खजाने से बहुत कुछ मिला है। बिहार की बात की जाए तो 26 करोड़, जी हाँ, बिहार की बात की जाए तो 26 करोड़ मिले हैं कनेक्टिविटी के लिए, हाईवे ब्रिज के लिए। तो वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए भी देखिए 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद यहां पर दी गई है। टैक्स को लेकर जो चर्चा थी उससे जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसके तहत देखिए क्रूज में निवेश पर फॉरेन शिपिंग की बात की जाए, इसमें छूट है। एनपीएस में निवेश से मिलने वाली छूट की सीमा भी अब बढ़ा दी गई है। तो कई बड़ी बातें इस बजट की रही। और युवाओं की बात की जाए, चूंकि देखिए ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि इसके पहले हम चुनाव तक देख रहे थे, रोजगार के मुद्दे की बात की जाए जो कि हावी रहा था, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ इसमें रोजगार को लेकर बात की जाए तो इससे जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर योजनाएं जो है सरकार लेकर आई है। इसके लिए भी करोड़ों का बजट सरकार की तरफ से लाया गया। देखिए छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए यहाँ पर रहेंगे। और इसके अलावा शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए और उच्च शिक्षा के लिए लोन को लेकर भी यहाँ पर बात सरकार की तरफ से की गई है। तो बजट जिसका इंतजार किया जा रहा था, और ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्तीय भाषण जो रहा, वित्त को लेकर 2 घंटे का ये भाषण रहा था। और एक बार आपको फिर से बता दें कि न्यू टैक्स रिसीव 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको ये भी बता दें कि 3 से 7 लाख आय पर 5% ये टैक्स, और 7 से 10 लाख आय पर 10% ये टैक्स रहेगा। और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री को भी टैक्स में यहाँ पर छूट दी गई है। तो टैक्स को लेकर भी खास तौर पर मिडिल क्लास की निगाहें थी और इससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर सरकार लेकर आई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर लगातार 7वां बजट पेश किया और बड़ी बातें ये आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो सहयोगी दल हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है। उनके लिए बिहार की अगर जैसे बात की जाए तो 26 करोड़ का जो यहाँ पर हाईवे और ब्रिज के लिए दिए गए हैं। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए भी 15 करोड़ का आर्थिक पैकेज यहाँ पर दिया गया है। और टैक्स को लेकर भी देखें यहाँ पर बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें एनपीएस में निवेश से मिलने वाली छूट की सीमा यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो नई इनकम टैक्स रिजिम की बात की जाए तो इसमें बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। और ये बदलाव आपको बता रहे हैं 3 लाख तक। आपको एक बार फिर से बता दें कि कोई टैक्स नहीं रहेगा। और 3 से 7 लाख आय पर 5% ये टैक्स होगा। तो वही 7 से 10 लाख आय की बात की जाए तो 10% ये टैक्स रहने वाला है। और इसके अलावा 10 से 12 लाख आय पर 15 से ऊपर 30% ये टैक्स होगा। तो टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर यहाँ पर बजट में तो देखिए टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर इंतजार था और जो बजट आया है उसमें टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया गया है। तो आपको ये भी बता रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम की बात की जाए जिसके तहत देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। और 3 लाख तक आपको बता दें कि कोई टैक्स नहीं रहेगा। तो बड़ी बात ये स्लैब में बदलाव को लेकर बातचीत भी की जा रही थी और बदलाव यहाँ पर किया गया है। और 7 से 10 लाख आय पर बात की जाए तो 10% ये टैक्स रहेगा। इसके अलावा 10 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स रहेगा। तो ये न्यू टैक्स रिजीम है जो सरकार लेकर आई है। 12 से 15 लाख आय की बात की जाए तो इस पर भी बदलाव किए गए हैं। और 15 से ऊपर आय पर 30% ये टैक्स होगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो एक बार फिर से बता दें कि 50,000 से ऊपर ये रहेगा
और 3 लाख तक इसमें कोई टैक्स नहीं रहेगा। तो 10 से 12 लाख की कमाई की बात की जाए, 15 लाख से ऊपर की कमाई की बात की जाए तो 20% टैक्स है, और 7 से 10 लाख आय पर 10% टैक्स है, और 10 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स की बात यहाँ पर कही गई है। तो बड़े बदलाव यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में लाए गए हैं, और नई कर व्यवस्था में अगर देखा जाए तो 3 लाख तक कर मुक्त आप रहेंगे। और एक बार फिर से बता दें कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसमें कई बदलाव किए गए हैं। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, और 3 से 7 लाख आय की अगर बात की जाए तो ऐसे में 5% ये टैक्स रहने वाला है। तो वही 7 से 10 लाख आय पर 10% ये टैक्स रहेगा, और 10 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स की बात यहाँ पर कही गई है। तो टैक्स स्लैब में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर चर्चा भी थी बजट पेश होने से पहले, और बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर टैक्स स्लैब में देखने को मिला है। तो देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो 50,000 से बढ़ा दिया गया है इसे, और 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। तो देखिए, जो बजट आया है इसमें किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, सभी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। इंफ्रा की बात की जाए तो इसको लेकर भी घोषणाएं की गई है, और बड़ी बात तो ये रही कि न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान यहाँ पर किया गया है। 15 लाख की आय है तो 20% से ज़्यादा यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि टैक्स स्लैब में किस तरीके से बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। 2 घंटे का ये उनका वित्तीय बजट भाषण रहा, जिसमें इनकम टैक्स रिजिम की बात की जाए तो इसमें बड़ी राहत दी गई है। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो उसकी लिमिट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो टैक्स पेयर्स को भी यहाँ पर बड़ी राहत मिल रही है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट बढ़ा दी गई है इसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना किया गया है, और ये बदलाव न्यू टैक्स रिजिम के तहत किया गया है। तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये आपको लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि 12 से 15 लाख आय पर 20% ये टैक्स होगा। 15 लाख से ऊपर की आय अगर है तो 30% ये टैक्स होगा। तो टैक्स पेयर्स की बात की जाए तो उनकी निगाहें इस बजट पर थी, तो बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और इसके पहले की अगर बात की जाए तो देखिए, 2018 में भी जब बजट आया था तब स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना यहाँ पर कर दिया गया था, और इस बार की बात की जाए तो इस बार भी यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। और इसके अलावा जब 2019 के अंतरिम बजट की बात की जाए, जब पेश किया गया था, उस वक्त भी सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो टैक्स स्लैब में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। तो देखिए, बजट आज पेश हुआ है, जहाँ पर अलग अलग वर्गों के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई है। तो वहीं टैक्स स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि बजट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसका आज बजट पेश हुआ, पहला बजट ये था, और यही बात थी कि सबकी निगाहें इस बजट पर थी। चूँकि पहला ये बजट था इसलिए बेहद ही खास था, और टैक्स पेयर्स को यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है। उसके अलावा किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए भी इसमें योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो इसके तहत भी देखिए 3 करोड़ आवास को लेकर मंजूरी यहाँ पर दी गई है। युवाओं की बात की जाए तो रोजगार का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसको लेकर भी बजट सामने निकल कर आया है। युवाओं के लिए शिक्षा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो तो इसके लिए लोन
को लेकर भी जानकारी दी गई है। ईपीएफओ में अगर पहली बार रजिस्टर्ड है तो ऐसे में भी 15,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हर वर्ग को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है और इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, जो सहयोगी दल है, उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बिहार की बात की जाए तो 26 करोड़ का हाईवे ब्रिज के लिए यहाँ पर दिया गया है बजट। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। उड़ीसा के लिए भी यहाँ पर ऐलान किया गया। तो बड़ी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजिम की बात की जाए तो इसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। तो चलिए, टैक्स को लेकर यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया। हमारे साथ सीए राहुल जी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते। राहुल जी, देखिए, ये जो बजट पेश होने वाला था, जाहिर सी बात है उसके पहले निगाहें इस चीज को लेकर थी कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। तो टैक्स पेयर्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दी गई है। जी हाँ, टैक्स में राहत भी दी गई है और टैक्स में बढ़ोतरी भी की गई है। जो नए रिजीम है उसमें तो उन्होंने रेट्स घटाए हैं, स्लैब बढ़ाया है, तो उसके कारण जो रिलीफ है वो मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया है, उसके कारण भी टैक्स में थोड़ी बचत होएगी। बट उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15 से 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 से 12.5% कर दिया है, जो अच्छी न्यूज़ नहीं है। शेयर मार्केट काफ़ी हीटेड हो गया था, उसको चेक रखने के लिए शायद ये रेट्स को इम्प्रूव किया गया है। बट जो नए इन्वेस्टर्स बाज़ार में आ रहे थे उनके लिए अब टैक्स स्ट्रक्चर्स बढ़ गए हैं। एक अच्छी पहल और की गई है इस बजट में कि इसमें नया विवाद से विश्वास लाया है, जिससे कि टैक्स के लिटिगेशंस में कुछ कमी आएगी। एक पॉजिटिव स्टेप और नज़र आया कि इन्होंने जो पीरियड ऑफ लिटिगेशन है सर्च केस में 10 से 5 साल करने का प्रपोज़ल दिया है, और नॉर्मल जो रीओपनिंग केसेस हैं उसमें भी उन्होंने समय घटाया है, जिससे ये हम इसको लिटिगेशन फ्री इंडिया की तरफ ले जाने का एक स्टेप मान सकते हैं। तो राहुल जी, जैसा कि टैक्स पेयर्स टैक्स स्लैब में जैसा बदलाव चाह रहे थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि वैसा ही बदलाव किया गया या फिर कहीं थोड़ी सी कमी है? थोड़ी सी तो कमी रह गई, क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइजेस सब चीज़ों की बढ़ रही है और महंगाई के कारण सभी मध्यम वर्गीय लोग चाहते थे कि नेट डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बढ़े। तो जिस सीमा में प्राइजेस बढ़ गई हैं उस हिसाब से टैक्स के स्लैब्स, जो फ्री स्लैब्स हैं, उसमें इंक्रीज़ नहीं की गई है। तो उस मामले में बजट की उम्मीदों से कम ऑफर मिला है। राहत की बात की जाए राहुल जी, तो राहत कितनी यहाँ पर मिलने वाली है मिडिल क्लास के लोगों को खास तौर पर? जो उन्होंने बोला है कि लगभग 17,500 रुपये पर व्यक्ति जो एक रेंज पे आते हैं उनको छूट मिलेगी। इसमें अधिकांश लोग, जो बजट में बोला गया कि 2/3 जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो न्यू रिजीम में कन्वर्ट हो चुके हैं, और न्यू रिजीम में मेजरली वेतन भोगी ज़्यादा आते हैं। तो जो सैलरीड क्लास है उनको इसमें करीब 17,000 के आसपास, क्योंकि एक सबकी इनकम एक लेवल के ऊपर होती है नॉर्मल केस में, तो उनको बचत की उम्मीद है। 17,500 लगभग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के कारण भी थोड़ा सा मार्जिनल फ़र्क पड़ेगा। चलिए राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। 2 और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। संजय जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, इसके अलावा सुधीर सप्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजट की बात की जाए, बजट पर निगाहें आपकी भी थी, और टैक्स को लेकर जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर इंतजार था कि इसमें शायद कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। सिंघे जी, अगर बदलाव की बात की जाए तो देखिए, हमने देखा कि बड़ी छूट का ऐलान किया गया, बड़ा बदलाव इसमें किया गया टैक्स स्लैब में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए,
जो छूट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक मुझे नहीं लगता कि कोई छूट है। स्टैंडर्ड एक्शन जो 25,000 रुपये बढ़ाया गया है, ये वर्तमान दृष्टि से देखें तो कम से कम 1 लाख रुपया बढ़ाया जाना चाहिए था। और जो टैक्स स्लैब की छूट है, ये तो ऐसे कह सकते हैं आप कि ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि इसके विरुद्ध जो हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया, हेज फंडिंग टैक्स बढ़ा दिया गया, इससे जो डिस्पैरिटी तैयार होने वाली है, बढ़ने वाली है, वो उसको एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, अगर लगातार मार्केट देख रहे होंगे तो मार्केट डीप डाइव में चला गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया जाना है, इसको सिंक्रनाइज होना है, तो देखना ये है कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। मैं आपको कहूं कि करदाताओं का चूंकि कोई संगठन भारतवर्ष में नहीं है, इसलिए वो गरीब की गाय है। सरकार की सारी योजनाओं को पैसा टैक्स पेयर देता है, लेकिन टैक्स पेयर के सरलीकरण की कोई व्यवस्था इस बजट में आई हो ऐसा मुझे दिखता नहीं। हालांकि ये अगले 5 साल का स्पष्ट मोदी सरकार 3.0 का प्लान था, लेकिन इसमें टैक्स पेयर के लिए वो क्या करने वाला है ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जो भी सरलीकरण हुआ है वो उनकी चूंकि अपनी विभागीय व्यस्तताएं हैं, विभागीय व्यवस्थाएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बारीक परिवर्तन किए गए हैं, और वो उन्होंने बहुत सरलता से, अगर आपने देखा हो तो पूरे भाषण का मात्र 0.1% उन्होंने करदाताओं के लिए दिया। ऐसे में जो करदाता इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको बनाते हैं, सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके लिए अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी तो ये इसमें कोई बहुत बदलाव आने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो चलिए सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, सिंघई जी को आपने सुना, ये जो छूट का ऐलान किया गया है, उनको लगता है कि ऊंट के मुंह में जी रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं ये टैक्स स्लैब में बदलाव को? सबसे पहले आपका रिएक्शन सर। देखिए, कोई बहुत क्रांतिकारी बजट तो नहीं है, और वित्त मंत्री जी ने जो अपने इस में सबसे पहले शुरुआत में ही बात कही थी कि फोकस जो है मुख्य रूप से जो है वो शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पे है, तो उसके लिए निश्चित रूप से थोड़े प्रावधान उन्होंने किए हैं कि बच्चों को जो है वो एजुकेशन लोन में बढ़ोतरी की है। उस एजुकेशन लोन के लिए उन्होंने जो है उनको सब्सिडी दी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्योंकि सरकार नहीं है, सरकार जो है वो अपने अकेले बहुमत से नहीं बनी है, तो ज्यादा इस बजट का अगर हम आंकलन करें तो ये बजट जो है अपने सहयोगी दलों को संभालने वाला बजट है। इसमें निश्चित रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का एक हिस्सा है, उनका विकास होना चाहिए, और किसी भी क्षेत्र का विकास हो वो पूरे देश का विकास है। लेकिन काफी जोर इस बात पे रहा कि बिहार में जो पैकेजेस दिए हैं हाईवे बनाने के, एयरपोर्ट्स की बढ़ोतरी करने के और नए पुल बनाने के, स्वागत योग्य है। बस हमको देखना ये होगा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो, क्योंकि आखिरकार ये पूरे देश के टैक्सकर्ता का पैसा होता है। बिहार में पुल गिरे, पुल बने, लेकिन बने रहे। तो बाकी जो बदलाव किए हैं, कोई जैसा सोचते थे लोग कि शायद जो है वो मिली जुली सरकार बनानी पड़ी है इनको सहयोगी दलों के साथ, तो कोई बहुत भारी वो होगा। निश्चित रूप से अपने सहयोगियों का ध्यान रखा है, उन राज्यों का ध्यान रखा है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो बिहार जैसे राज्य का रखा है, जहाँ चुनाव आना है और चुनाव निश्चित रूप से सरकार की। और बिल्कुल सुधीर जी, देखिए बजट जब आने वाला था उसके पहले हमने देखा था, चर्चा इस चीज को लेकर हो भी रही थी कि जो सहयोगी दल है उनके लिए पिटारा खुल सकता है, और वो यहाँ पर देखने को भी मिला। चलिए राहुल जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राहुल जी, चूंकि आप सीए, मुझे लगता है ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, हालांकि हमने इस पर पहले भी थोड़ी सी चर्चा की, मैं चाहूंगी कि जो दर्शक देख रहे हैं, अगर सरल शब्दों में इस पूरे टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है इसे समझना चाहे तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझा दें। देखिए, टैक्स स्लैब में जो नई रिजीम है सिर्फ उसी में बदलाव आया है। इसमें 0 से 3 लाख तक नील रहेगा, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स स्लैब हो जाएगा,
10 से 12 लाख 15, 12 से 15 20% और 15 लाख से ऊपर 30% होगा। तो इसमें जो पहले 2.5 लाख हुआ करता था वो 3 लाख हो गया है। ऐसा धीरे धीरे करके थोड़ा सा उसको ऊपर ले गए हैं। बट मैं इस बात से मानता हूँ कि ये बहुत मामूली सी बचत है, जो इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, टैक्स जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया गया है वो मात्र 25,000 है, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के हिसाब से वो बहुत ही मामूली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हर आदमी जो आज की डेट में पूंजी निवेश शेयर मार्केट या लिस्टेड सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड्स में कर रहा था, उस केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंक्रीज़ हुआ है, तो जो स्लैब रिडक्शंस है उससे वो वापस कंपनसेट हो गया। तो अगर नट शेल की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। तो जो अपेक्षाएं थी डिडक्शन रिड्यूस होने की, वो सब कुछ नहीं हुई, ऐसा हम मान सकते हैं इस बार। चलिए, इस पर और बातचीत करेंगे। सिंघई जी का एक बार जल्दी शुरू कर लेते हैं। सिंघई जी, देखिए, टैक्स स्लैब को लेकर तो हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर बजट को लेकर भी आपने जिक्र किया था। इसमें देखिए, चुनाव में हमने ये भी देखा था, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन जब आज बजट पेश किया गया तो आपने गौर किया होगा, रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, इस पर भी खासा जोर यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया इस बजट में। जी, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस बजट की, ये बजट ऐसा नहीं कि पूरा निंदनीय है। मैं तो सिर्फ करदाता की दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा था जी। ओवरऑल एक जो इसकी सबसे स्तुत्य बात है वो ये है कि 5 साल का पूरा मानचित्र निर्मला बहन जी ने प्रस्तुत किया है, और जो 9 प्राथमिकताएं उन्होंने तय की हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता जो थी यूथ एम्पावरमेंट की थी। यूथ एम्पावरमेंट के लिए एक लक्ष्य लेकर के, अभी क्या होता था कि कुछ भी कह देना और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई साधन न जुटाना, ऐसा करके सरकार पतली गली से निकल जाती थी। अभी उन्होंने ये किया है और बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने श्रम नियोजन के लिए एक मानचित्र बनाया है। उसका सबसे खूबसूरत जो बात मुझे लगी वो तो एनपीएस में कम उम्र के, एनपीएस वात्सल्य जो उन्होंने योजना बनाई है, कम उम्र से एनपीएस में जोड़ना और नई पेंशन स्कीम की स्थापना। यही नहीं, जो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर उसमें अंशदान करते हैं तो अभी तक 10% सैलरी का वो दे सकते थे, अब ये बढ़ा करके उन्होंने 14% कर दिया। ये एक बहुत ही स्तुत्य बात है, जिसके कारण एक तो एम्प्लॉयर्स अपने लोगों को रजिस्टर करना ज्यादा शुरू करेंगे। यही नहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने इंटर्नशिप योजना घोषित की है, जिसमें 5,000 रुपया प्रतिमाह बच्चों को मिलेगा जब वो स्किल अपनी डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी और गुणात्मक परिवर्तन करने वाला स्टेप है। ये पूरा बजट आप देखिए तो इस पूरे बजट में एक बड़ा मानचित्र 19 जो 2047 के भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की है, उसके रंग भरने का काम इन्होंने किया है। लेकिन मैं फिर वहीं अपनी बात पर आऊंगा कि इसका पैसा जुटाएगा कौन? अगर टैक्स पेयर की चिंता आप नहीं करेंगे, टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पुर्जे आप नहीं कसेंगे, तो निश्चय करके भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है वो आम टैक्स पेयर को ईमानदार रहने नहीं देती। तो इसके लिए वित्त मंत्री को बहुत ही माकूल परिवर्तन करने चाहिए थे, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि मोदी 3.0 में, जैसा कि मोदी जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, वो कुछ दिखेगा। लेकिन उन्होंने सिवाय विभागों को स्वच्छंदता देने के कोई भी ऐसा चीज नहीं की है जो ये बताती कि उनको टैक्स पेयर की वैसी ही चिंता है जैसे कि एक माँ अपने कमाऊ पूत की करती है। चलिए सिंघई जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं। सर, आपसे ये सवाल होगा, चूंकि देखिए मोदी जी का 3.0 का ये पहला बजट था, बजट पर सबकी निगाहें थी ऑल ओवर। अगर इस बजट को देखा जाए तो आप इस बजट को कैसे देखते, बड़ी बातें इसमें आपको क्या नजर आती हैं? मेरा मानना ये है कि ये इस बजट को अगर किसानों के दृष्टिकोण से देखेंगे इसमें विशेष क्या है, तो दूसरों के लिए विशेष बजट हो सकता है। निर्मला जी के लिए 7वां बजट है, तो बड़ी उपलब्धि उनके लिए। और पेपरलेस बजट कहा जा रहा है, हमारे लिए होपलेस बजट है। 2022 में हमें टोटल जो अमाउंट कृषि के लिए रखा गया था वो 1.25 लाख करोड़ था, और आज हम देख रहे हैं 1.52 लाख है। एमएसपी की बात थी, एमएसपी गारंटी की बात थी, उसका कोई जिक्र नहीं है।
किसान सम्मान निधि बढ़ने की बात थी, जो 6,000 देते हैं कि 8,000 से 12,000 होगा, ये चर्चाएं थी। राजनेताओं ने बात कई मंत्रियों के मानी भी थी। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया, बल्कि 13 करोड़ किसान जिनको सम्मान निधि मिलती थी, उनमें से लगभग 4 करोड़ किसानों को हटा दिया गया। बीमा एक बड़ा मुद्दा था किसानों के लिए। आप डायलॉग तो रख रहे हैं कि फसलों के पैदावार पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे नहीं पड़ेगा? क्या आपका रोड मैप है? उसके लिए क्या बजट एलोकेट किया है आपने? उसकी आप कोई बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि 32 किस्मों के 32 फसलों की 109 किस्में लाएंगे। रिसर्च पे आप बढ़ाते नहीं है। रिसर्च पे पिछले 3 सालों का देख लीजिए, एग्रीकल्चर पर रिसर्च कम है, बल्कि बजट मेरा मानना है घटते जा रहा है। तो अगर कल का जो आर्थिक सर्वे आया था कि कृषि जो है इस देश का विकास का इंजन है, अगर कृषि को इंजन मानते हैं और एसएमई की इतनी बात कर रहे हैं, एसएमई का कच्चा माल भी आपको कहां से आना है? एग्रो सेक्टर से आना है। तो आपको एग्रो सेक्टर को मजबूत बनाना था। सिंचाई में अभी भी हम 47% मात्र सिंचाई है, और एश्योर्ड इरिगेशन की, यानी साल भर सिंचाई की वाले खेतों की बात करेंगे तो हम लगभग 25% से नीचे हैं। ऐसी स्थिति में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंचाई पे बात करना था। कृषि में निवेश की बात की तो कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए अलग से कोई फंड नहीं है। एमएसपी गारंटी लाख की बात थी कि भाई आप मत खरीदिए, किसानों का केवल 6% की तो सरकार खरीदती है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि सरकार जो एमएसपी का रेट है, जो भी तय होता है वो देती है, उससे कम पे सरकार नहीं खरीदती। किसान का घाटा तो जो व्यापारी एमएसपी पे कम खरीद रहे हैं उससे हो रहा है। तो बिना सरकारी खजाने पे 1 रुपया भार डाले अगर सरकार ये लाती कि जो एमएसपी में लिस्टेड फसलें हैं उन पे यदि उससे एमएसपी से कम दर पे कोई व्यापारी खरीदता है, कंपनी खरीदती है, तो दंडनीय अपराध होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न था। बिना 1 रुपया खर्चा किए सरकार किसानों की आय को बढ़ा सकती थी। तो मेरा मानना है कि यह बजट हम लोगों के लिए, किसानों के लिए दुस्वप्न है। एक अंतिम बात में खत्म करूंगा इस बात से कि कल एक सर्वे आया था, आप सबने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 152 दिनों में 145 किसानों ने आत्महत्या की थी। उसके पड़ोसी जिला यवतमाल में पिछले 152 दिनों में 135 किसानों ने आत्महत्या की थी। खेती की दशा कहां है? हम कहां खड़े हैं? और 1 अरब 50 करोड़ हम होने वाले हैं। इनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच जिसे आप कहते हैं, और रात का सो कॉल्ड डिनर कहां से आएगा? क्या आप इंपोर्ट करके लाएंगे? आपकी आयात निर्यात नीतियां किसान विरोधी। आप इंडस्ट्रियल हब की बात कर रहे हो सर। पहले की आपके जितने इंडस्ट्रियल हब थे, एससीजेड एग्रीकल्चर के करीब 76 की घोषणा की थी, आज कहां है? कोई पूरा नहीं हो रहा है आपका। तो नई घोषणाएं करने के बाद पीछे का आपका बैकलॉग क्या क्लियर हो रहा है, उसकी क्या मॉनिटरिंग है, उस पर भी आप बात करेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड एससीजेड कहां है? तो मेरा कहने का मतलब है हमें एससीजेड चाहिए भी नहीं, चाइना के मॉडल का एससीजेड। हमें तो विकास खंड स्तर पे छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, छोटे छोटे लॉजिस्टिक सपोर्ट के सिस्टम चाहिए, छोटे छोटे वेयर हाउसेज चाहिए, जिसपे आपकी नजर ही नहीं है। मेरा मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो पैसा इन्होंने रूरल डेवलपमेंट पे प्रोविजन किया है, लेकिन डिटेलिंग नहीं दी है। इसे इन पे अगर खर्चा करते हैं तो एक्चुअल ग्रोथ इंजन जो लुढ़का पड़ा है, पटरी से लुढ़का पड़ा आपका एग्रीकल्चर तो का। चलिए, सर का कहना है कि किसानों के लिए शायद इसमें और भी कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन कमी यहाँ पर रह गई। सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो किसानों को भी जो 4 जातियां, अन्नदाता को भी उन्होंने 4 जातियों में रखा है। और जैसा कि राजाराम सर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा भरा रहा। हालांकि कृषि के क्षेत्र में हमने देखा कि 1.52 करोड़ का यहाँ पर बजट लेकर आई है सरकार। तो चलिए सुधीर जी, यहाँ पर चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए।